नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, सभी शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। सीटीटी के सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र विषय में आज की तासिका में हम नए विचार प्रथम साम्राज्य इस विषय पर 30 प्रश्न लेने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की जटिलता को देखते हुए अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के सुचारू संचालन के लिए जनपद की भूमिका को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक सी, क्षेत्र और जनसंख्या का आधार। सप्तांग सिद्धांत में जनपद का अर्थ केवल भूमि नहीं बल्कि वह क्षेत्र है जिसमें संसाधन और बसने वाले लोग दोनों शामिल है, जो साम्राज्य की आर्थिक नींव बनाते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ। अशोक के धम्म की प्रकृति के आलोचनात्मक विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क यह सिद्ध करता है कि धम्म एक धार्मिक विश्वास न होकर एक नैतिक आचार संहिता थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक सी, कर्मकांडों का पूर्ण अभाव। आप देख सकते हो, अशोक के धर्म में किसी विशिष्ट देवताओं की पूजा या यज्ञों का विधान नहीं था, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार और नैतिकता पर केंद्रित था। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 3 की तरफ। उपनिषदों में वर्णित आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंधों की दार्शनिक व्याख्या के अनुसार अद्वैत का मूल संदेश क्या है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देख सकते हैं, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक एकता। उपनिषद सिखाते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक सत्य यानी ब्रह्म वास्तव में एक ही है, जो अद्वैत दर्शन का आधार है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ। जैन धर्म के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण करते समय एक शिक्षक को किस कौशल के विकास पर सर्वाधिक ध्यान करना चाहिए? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी देखिए, बहु परिप्रेक्ष्य विश्लेषण क्षमता। तो अनेकांतवाद का अर्थ यही है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। शिक्षा शास्त्र में यह छात्रों को एक ही मुद्दे को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप से सर्वाधिक प्रभावी थी? तो किस रूप से सर्वाधिक प्रभावी थी? गण संघों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। पर्याय क्रमांक सी। बौद्ध संघ में निर्णय गण और संघ जैसे वज्जी की तरह बहुमत, चर्चा और मतदान के आधार पर लिए जाते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का मूल्यांकन करते समय रोमिला थापर के तर्क के अनुसार कौन सा प्रशासनिक कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए, अकुशल और भारी नौकरशाही। थापर का तर्क है कि मौर्य प्रशासन इतना विशाल और केंद्रीकृत था कि कमजोर उत्तराधिकारियों के समय वह अपनी ही लागत और भ्रष्टाचार के बोझ तले दब गया था। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते 7 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में प्रथम साम्राज्य अध्याय को मानचित्रों के साथ पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, भौगोलिक विस्तार और शासन की समझ। मानचित्रों के माध्यम से छात्र यह समझ पाते हैं कि मौर्य साम्राज्य ने किन प्राकृतिक सीमाओं को छुआ और प्रशासन इतने बड़े क्षेत्र में कैसे फैला था। तो यहाँ पर इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। उपनिषद काल के दौरान गार्गी जैसे पात्रों का उल्लेख सामाजिक संरचना के बारे में क्या संकेत देता है? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, बौद्धिक विमर्श में महिलाओं की भागीदारी। तो गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख यह दर्शाता है कि उस काल में कुछ महिलाओं को उच्च शिक्षा और दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति थी। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का पालन करने का अंतिम लक्ष्य क्या है?
तो कर्म के पुद्गलों का विनाश और मोक्ष, पर्याय क्रमांक बी। तो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न का पालन आत्मा से कर्म के कणों को हटाने और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। अशोक के शिलालेखों को प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करते समय एक छात्र को सबसे बड़ी किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? तो भाषा और लिपि का डिकोडिंग करने के लिए सबसे मुश्किल आ सकती है। इसलिए पर्याय क्रमांक जो 1 है आप देख सकते हो, अशोक के शिलालेख प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक में है। एक आधुनिक छात्र के लिए इन्हें सीधे पढ़ना और अनुवाद करना सबसे कठिन कार्य है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 11 की तरफ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के शिक्षण में प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? कारक और कार्य का संबंध वह सिद्ध करता है, पर्याय क्रमांक सी। प्रतिसमुत्पाद यह बताता है कि दुनिया में हर चीज के पीछे एक कारण है। यदि कारण समाप्त हो जाए तो कार्य भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, यानी दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखो, पर्याय क्रमांक सी कारण और कार्य का संबंध, पर्याय क्रमांक सी यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 12 की तरफ। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विष्टि शब्द का क्या तात्पर्य है? जो प्रशासन की कठोरता को दर्शाता है। तो पहला पर्याय देखो यहाँ पर, बेगार और जबरन श्रम। तो मौर्य काल में राज्य प्रजा से कर के रूप में मुक्त श्रम मतलब विष्टि, श्रम का मतलब होता है विष्टि, लेता था, जो विशेष रूप से सिंचाई और निर्माण कार्यों में उपयोग होता था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रम 13। शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से उपनिषद विषय पढ़ाते समय एक शिक्षक संवाद विधि का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि जिज्ञासा और तर्कों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसलिए पर्याय क्रमांक ये जो है, पर्याय क्रमांक ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उपनिषद स्वयं गुरु शिष्य के बीच संवाद है। यह विधि छात्रों को प्रश्न पूछने और चिंतनशील सोच विकसित करने में मदद करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 14 की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मैगस्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज के 7 वर्गों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो व्यवसाय और आर्थिक कार्य के आधार पर उसका 7 वर्गों में वर्गीकरण किया गया था, पर्याय क्रमांक बी। मैगस्थनीज ने समाज को जाति के बजाय उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे दार्शनिक, किसान, शिकारी आदि के आधार पर विभाजित किया था। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। अशोक के धम्म महामत्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति का प्राथमिक प्रशासनिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था धम्म का प्रसार और लोक कल्याण। इन अधिकारियों का कार्य धम्म के सिद्धांतों को फैलाना, कैदियों की मदद करना और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सद्भाव बनाना था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम प्रतिपदा का वास्तविक जीवन में क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? भोग और तप के बीच संतुलन रखना, यह मध्यम प्रतिपदा का वास्तविक जीवन में अर्थ है। क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि न तो अत्यधिक शारीरिक कष्ट और न ही अत्यधिक विलासिता मुक्ति दिला सकती है। इसलिए संतुलन ही सही मार्ग है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी है, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोतों के विश्लेषण के दौरान यदि कोई छात्र अशोक के शिलालेखों की तुलना आज के सरकारी विज्ञापनों से करता है तो शिक्षक को इसे किस रूप में देखना चाहिए? तो शिक्षक को इसे रचनात्मक और तुलनात्मक सोच के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्र इतिहास को वर्तमान से जोड़ रहा है और संचार के माध्यमों के महत्व को समझ रहा है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते सवाल 18 की तरफ। जैन धर्म के प्रचार में व्यापारी वर्ग की भूमिका सर्वाधिक क्यों रही, जबकि इसमें अहिंसा के कठोर नियम थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक डी देखो, कृषि कार्य में हिंसा की संभावना, खेती में कीड़े मकोड़ों को मारना अनिवार्य था जिसे जैन धर्म में हिंसा माना गया। व्यापारियों के लिए अहिंसा का पालन करना किसानों की तुलना में आसान था। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं सवाल 19 की तरफ। मौर्यकालीन कला के विशिष्ट उपधार स्तंभों की तकनीक के बारे में इतिहासकारों का क्या मानना है? तो ईरानी और स्वदेशी कला का वह मिश्रण था जिसे उपधार कहा जाता था। पर्याय क्रमांक ए। तो उसका मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। स्तंभों की चमक और नक्काशी पर पारसी यानी ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखता है, लेकिन उनकी बनावट और प्रतीक जैसे कमल, शेर यह भारतीय है। इसलिए ईरानी और स्वदेशी कला का मिश्रण। पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 20 की तरफ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं के संकलित करने के लिए बुलाई गई प्रथम बौद्ध संगीनी का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? सुत्त और विनय पिटक का संकलन। क्योंकि राजगृह में हुई प्रथम संगीनी में बुद्ध की शिक्षाओं, सुत्त और अनुशासन के नियमों यानी विनय को पहली बार औपचारिक रूप से संकलित किया गया था। इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है, पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का अचूक उत्तर है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 21 की तरफ। उपनिषदों की पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा ने तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया? किस प्रकार प्रभावित किया? तो सामाजिक स्थितियों को कर्म से जोड़कर प्रभावित किया। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देख सकते हैं। उपनिषदों ने यह विचार दिया कि वर्तमान जन्म में आपकी स्थिति यानी वर्ण पिछले जन्मों के कार्यों का परिणाम है, जिससे सामाजिक पदानुक्रम को दार्शनिक औचित्य मिला। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 22 की तरफ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सीता था। सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता माना जाता था, क्योंकि राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और इसके प्रबंधन के लिए सीताध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए राजकीय भूमि से होने वाली आय, यह इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 23 की तरफ। बौद्ध में पब्बज्जा संस्कार का क्या महत्व है? पब्बज्जा जो है भिक्षुक के रूप में पूर्ण सदस्यता पाना यह नहीं हो सकता। पर्याय क्रमांक डी देखिए, पर्याय क्रमांक डी गृहस्थ जीवन का त्याग कर संघ में प्रवेश, यह इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर हमारे सोचने में थोड़ी गलती हो सकती है। हम पर्याय क्रमांक सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सही जवाब है पर्याय क्रमांक डी गृहस्थ जीवन त्याग कर संघ में प्रवेश। यह वह प्रारंभिक दीक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति एक श्रमणेर बनता है और आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम रखता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मौर्य काल की जासूसी व्यवस्था विषय पर चर्चा करते समय शिक्षक संवेदी मुद्दों को कैसे संबोधित करें? तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी देखिए, आपके समझ में आएगा। राज्य की सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह विषय छात्रों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक मजबूत शासन के लिए नागरिकों की निगरानी जायज़ है, जो एक महत्वपूर्ण नागरिक शिक्षा का मुद्दा है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। उपनिषदक दर्शन में अविद्या का क्या अर्थ है, जो मनुष्य के बंधनों का मूल कारण माना गया है? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, पर्याय क्रमांक डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मा और शरीर के बीच अज्ञानता। अविद्या का अर्थ है कि सत्य को न देख पाना और नश्वर शरीर को ही स्थायी आत्मा मान लेना। इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य सांसारिक दुखों में फंसता रहा है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 26वें प्रश्न की तरफ जाएंगे हम। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से वह कौन सा व्रत था जिसे वर्धमान महावीर ने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य वह व्रत है जिसे वर्धमान महावीर जी ने जोड़ा था। तो पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त देवान पियदस्सी उपाधि का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला। देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला जो है, यह उपाधि राजा की धार्मिक वैधता और उसकी प्रजा के प्रति उदार छवि को दर्शाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय जो देखने में मनोहर हो। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म की क्षणभंगुरता के सिद्धांतों को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? पर्याय क्रमांक ए देखिए, नदी का बहता हुआ पानी। नदी निरंतर बहती रहती है और आप एक ही पानी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। यह सिद्धांत बताता है कि संसार में हर चीज़ प्रतिक्षण बदल रही है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य के दौरान राजूक अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था, जो मौर्य शासन के विकेंद्रीकरण की ओर संकेत करता है? तो न्यायिक और राजस्व शक्तियाँ। क्योंकि प्रारंभ में यह केवल भूमि पैमाइश करते थे, लेकिन बाद में अशोक ने इन्हें दंड देने और न्याय करने की शक्तियाँ दी, जिससे यह ग्रामीण स्तर पर शक्तिशाली हो गए। इसलिए पर्याय क्रमांक आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आखिरी प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के अनुसार प्रथम साम्राज्य के अध्याय का निष्कर्ष निकालते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? बात पर बल देना चाहिए? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, साम्राज्यों का उत्थान, पतन और निरंतरता। इतिहास का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि शक्तियाँ कैसे बदलती रही है और उनका समाज पर क्या स्थायी प्रभाव पड़ता है, न कि केवल युद्धों को याद रखना। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आशा करता हूँ आपको इस तासिका के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टीईटी और सीईटी दोनों परीक्षाओं पर हमने वीडियो बनाए हैं और अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग चैनल को विजिट कर वहां पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। रुकता हूं, फिर नई तासिका में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।